हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। रिंकू लाइव में स्वागत है आप सब लोगों का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं देख रही हूँ कि काफी कम स्टूडेंट लाइव हुए हैं। हाँ जी, तो नितिन सिंघानिया की जो सीरीज मैंने शुरू की है आप लोग के साथ, थर्ड एडिशन में चैप्टर 2 शुरू हो गया है। तो चैप्टर टू में आप लोगों का एक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ। एक लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी शैल चित्रकलाओं की, और ये लेक्चर हुआ था 2 दिन पहले। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मुराल पेंटिंग भित्ति चित्रकलाओं के बारे में। तो आज हम लोग भित्ति चित्रकला मुराल पेंटिंग पढ़ेंगे। भित्ति चित्रकला किसे कहते हैं? तो गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी। वैसे तो भित्ति चित्रकला किसी भी दीवार पर बनी हुई पेंटिंग को कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखिए, जैसे राजस्थान में राजाओं ने अपने महल के दीवारों पर करवाया, टीपू सुल्तान ने अपनी महल के दीवारों पर करवाया था, उसको भी भित्ति चित्र का ही हम लोग संज्ञा देते हैं। लेकिन हम लोग इस सेशन में मुख्य रूप से जो ये कला पर महत्वपूर्ण जो इसका वो होता है, वो वही जो गुफाओं की दीवारों पर किया गया। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग उसी के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण केव्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये देखिए, ये मेरे बारे में है कुछ मेरे बारे में है। और थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में हम लोग फटाफट जान लेते हैं। अनअकैडमी जो कि एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सबकी तैयारी आकर कंप्लीट होती है, सबकी तलाश यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर टॉप के एडुकेटर्स जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, और इनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे इनके कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर हम लोग भी, जैसे मैं वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, GS1, तो ये सब कुछ मतलब वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज है। तो अनअकैडमी ने अभी 2 दिन पहले डिसाइड किया है, जस्ट मतलब परसों शाम को मेरे पास ये खबर आई थी। तो अनअकैडमी ने ये किया है कि 31 मार्च के पहले, 31 मार्च के पहले अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको 1 साल की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन 1 साल का मिलेगा। तो ये आप लोगों का ये चलेगा, जैसे अगर अभी आप 31 मार्च को ले लेते हो तो ये आपका जुलाई 2022 तक चलेगा। ये, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ले लीजिए, ये बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि अनअकैडमी ने बहुत सारी बैचेस शुरू की हैं, बहुत सारी बैचेज। नितिन सिंघानिया की एक मैंने सेकेंड एडिशन ली थी, सेकेंड एडिशन पूरा कंप्लीट है। और थर्ड एडिशन मैं ये जो ले रही हूँ, ये धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। यही ठीक रहेगा कि आप थर्ड एडिशन को लेते हुए चले, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है, इसमें बहुत सारे नई चीजें अपडेट की गई हैं। तो ये आप लोग इसी को लेते हुए चलिए। तो सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि बहुत सारी बैचेज अनअकैडमी ने शुरू की है 2022 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए। प्रीलिम्स का टारगेट 3 मंथ्स के लिए शुरू हुआ है आपका, 3 मंथ्स के लिए आपका जो है GS के लिए आपका शुरू हुआ है 2022 के लिए, 2023 के लिए। तो बहुत सारी, हर मीडियम से, जिनको हिंदी मीडियम से चाहिए, जिनको इंग्लिश मीडियम से चाहिए, जिनको बाइलिंगुअल चाहिए, सभी मीडियम से ये बैचेस शुरू हुई हैं। तो 1 साल का आप लेते हैं, 1 साल पर है ये ऑफर। मैं 1 साल के बताती हूँ, अगर प्लस लेते हैं तो ये 44,550 रुपए का है। प्लस लेते हैं तो ये 44,550 रुपए का है। और आइकॉनिक लेते हैं आप तो ये 67,550 रुपए का है, 67,050 रुपीज का। क्या है प्लस आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है कि प्लस लेते हो तो आपका पूरा लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एनालिसिस होता है, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। पर आप अगर आइकॉनिक लेते हैं तो पर्सनल गाइडेंस मिलता है, आपकी टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस दी जाती हैं आपको कैसे चलना है, वीकली रिव्यू मिलता है आपको।
तो सबसे बढ़िया है कि अनअकैडमी का आप कॉम्बो कोर्स ले लीजिए। तो कॉम्बो कोर्स अनअकैडमी का लेते हैं तो आपका 1 ईयर का आइकॉनिक लेते हैं तो 88,705, और अगर प्लस लेते हैं तो 70,103 है। बाकी 2 साल का 3 साल का भी कोर्स मौजूद है। रिंकू लाइव कोड के साथ जो भी लोगे उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और बहुत अच्छा है ये। ईजी ईएमआई पे से आप इसको पे कर सकते हैं। 2 साल का लेते हैं तो सिर्फ 4100 महीने का पे करना पड़ेगा, 3 साल का लेते हैं तो सिर्फ 3300 महीने का पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड से आप ईजी ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं, और सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशियोलॉजी मैंने शुरू किया है, तो सोशियोलॉजी में अभी ज़्यादा निकला नहीं है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए। 24,750 रुपये में आपका एक साल का आपका हो जाता है। तो कई तरीके हैं आपको अनअकैडमी पर आने के, लेकिन जो कॉम्बो कोर्स है वो बेस्ट है, वही ले लो आप। और अभी 31 मार्च के पहले आप लेते हो तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन यानी 1 साल ज़्यादा का मिलेगा आपको। और एक और नया प्रोग्राम अनअकैडमी ने शुरू किया है, द लास्ट माइल। द लास्ट माइल ये एक इंटरव्यू प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अनअकैडमी ने शुरू किया है 2020 के लिए। तो अनअकैडमी के सारे स्टूडेंट्स को तो इससे बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में जो भी बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति हैं और एक्सपीरियंस्ड एडुकेटर्स हैं इस पूरे उसमें। ठीक है, तो यहाँ इस इंटरव्यू पैनल में एक से एक इसमें लोग हैं और आपको पूरी तरह से इसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, पूरी तरह से इसमें आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पर मतलब इनके गाइडेंस में क्रैक करने के। जैसे इसमें दुर्गा शक्ति नागपाल, एमएस डागर, अमनप्रीत हरीशपाद, मतलब ऐसे सारे, और बाकी अनअकैडमी के सभी एक्सपीरियंस्ड एडुकेटर्स हैं इसमें। तो आप इसको जो है IRS, IAS ऐसे फील्ड से जुड़े हुए लोग, तो आप इसको आप एक्सपीरियंस ये ऐसा होगा जो आपने कभी पहले नहीं किया होगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंटरव्यू के लिए भी अनअकैडमी आपको तैयार करेगा। तो मतलब एक बार आप अनअकैडमी पर आते हो तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व आते ही। तो बस डिसाइड कर लीजिए आप आने के लिए। और कुछ अनअकैडमी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी देता है। तो देखिए आपका जो है अनअकैडमी पाथ फाइंडर पर करेंट अफेयर और जीएस का फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। रिंकू लाइव कोड के साथ आप अपने को इसमें जो है, जैसे ही यहाँ पर रिंकू लाइव कोड यूज करेंगे वहाँ पर कोड लिखा रहेगा, ये आप अनलॉक कर सकते हैं इसको। और ये जो है आपका इस महीने का लास्ट कॉम्बैट, ये भी बिल्कुल फ्री है, और ये 28 को है। तो इसमें अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइजेस मिलती हैं। अनअकैडमी का फ्री का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, आप इसमें एनरोल्ड हो जाइए। फ्री की चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, सेल्फ एनालिसिस भी आपका होगा इसमें। ठीक है, और ये मेरा रिंकू लाइव मेरा कोड है, इसके साथ आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और आपको मेरा पूरा 100% साथ। तो आज शाम को 7 बजे एक प्रोग्राम है, एक क्लास है, सेशन है, जिसमें मैं अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं सचिन कुमार। ठीक है, वो सचिन सांगवान लिखा करते थे, जब अनअकैडमी पर आते थे तो लाइव होते थे सचिन सांगवान लिखा करते थे। उनका ऐसे सचिन कुमार, उसमें यूपीएससी के फॉर्म में सचिन कुमार उन्होंने लिखा है। तो आप लोग उनका एक्सपीरियंस जानना कि किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की और कैसे उन्होंने 2020 का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो 7 बजे वाला सेशन आप लोग लेना। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, लास्ट में आपको फिर से टेलीग्राम लिंक बता दूंगी, दोनों पर ही मैं सेशन, लेट्स क्रैक विद रिंकू सिंह मेरा जो है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है नितिन सिंघानिया का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। हम लोग अध्याय 2 का भाग 1 पढ़ चुके हैं, यानी ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 15 है, लेकिन हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुराल पेंटिंग।
मुराल पेंटिंग, दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अजंता गुफा, जो अजंता केव है उसके चित्र अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। अजंता को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अजंता की हम लोगों ने बात की थी मूर्ति कला में भी। जब हम लोग मूर्ति कला पढ़ रहे थे तब भी, ये ऑल्टरनेट रहेगा मीनू, जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास रहेगी वो मैं काफ़ी टाइम है मैं करवा दूंगी। तो नितिन सिंघानिया की सीरीज भी मैंने शुरू की है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। तो ये क्लास मैं ऑल्टरनेट लेने वाली हूँ। और ये काफ़ी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चंचल सर दूसरे सर ले रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल कवर कराना है और ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और ना हो तो मैं अप्रैल से मैं रेगुलर कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अप्रैल से मैं रेगुलर कर दूंगी। मार्च में अभी होली भी आने वाला है। खैर, जिनको एग्जाम देना है उनके लिए क्या होली, आप सभी त्योहार भूल जाओ। आपके लिए सबसे बड़ा जो त्योहार है वो आपका परीक्षा ही है आपके लिए, है ना। लेकिन फिर भी जो है, अभी जैसे नितिन सिंघानिया भी बीच बीच में मैं लेती रहूंगी और ये भी लेती रहूंगी। तो अजंता गुफाओं के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। मूर्ति कला को जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग अजंता एलोरा को पहले भी पढ़ चुके हैं। पर आज जो अजंता के बारे में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाओं में कौन कौन से एक्सक्लूसिव हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, हमें चित्र मिलते हैं। तो देखो, अजंता गुफाओं के बारे में आप जानते हो कि ये डेक्कन में है, और डेक्कन जो है पूरा का पूरा आपका इग्नियस रॉक है। ये पूरा ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है और इसी में काट कर 29 गुफाएं जो है 5वीं शताब्दी दूसरी से लेकर और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, दूसरी से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में इसे काट कर बनाया गया था। ये 29 गुफाओं का समूह है। कितने गुफाओं का समूह है? 29 गुफाओं का समूह। और ये इसका आकार घोड़े के नाल की तरह है। इसका आकार ऐसे देखेंगे तो ये घोड़े के नाल की तरह है। तो ये इसमें जो है जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। ये अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है इस तरह के। ये देखो, ये अजंता का ही एक पिक्चर है। और सबसे खास बात ये है कि गुफाओं के भीतर कहीं से रोशनी नहीं आती। गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो मशाले जलाकर बनाई गई हैं, मशालों की रोशनी में। और कलर्स इनके आज भी आप देख पा रहे हो ना, कितना कलरफुल है ये। इसके कलर पे कोई असर नहीं पड़ा है, इसके रंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये आज भी उतना ही लाइव और चमकीला दिखता है। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये जो बनाया गया, इसको फ्रेस्को कहते हैं, फ्रेस्को चित्र कहते हैं। फ्रेस्को चित्र में आप लोग को बता चुकी हूं कि गीले प्लास्टर पर, जैसे ये क्या करते थे कि मिट्टी और गोबर को, गुफाओं की दीवारें खुरदरी होती थी, पहले मिट्टी और गोबर का घोल पहले दीवार पर लगाते थे। फिर उसके ऊपर जो है गीले चूना पत्थर का जो पेस्ट होता था वो डाल देते थे। और उसके बाद उस गीले सतह पर ये लोग जो है गेरू, चूना और बाकी जो खनिज कलर होते थे, खनिज रंग होते थे, जैसे हरा, लाल, ये लोग जो है मिनरल कलर्स निकालते थे और उसे ये लोग बनाया करते थे। तो यहाँ पर जो है मतलब इनके जैसे ये इसमें देखो, इन लोगों ने आभूषण भी पहना हुआ है। इनका जो है एक एक्सप्रेशन है, जैसे मानवीय जो दृश्य होते हैं। मानवीय दृश्य हम क्या करते हैं? हम रहते हैं तो या तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं या लड़ाई करते हैं, या फिर हम लोग अपना दुख सुख शेयर करते हैं या हंसते हैं। तो जैसे इस तरह की इसमें जो है सामाजिक ताने बाने का दृश्य, किसी को मदद करते हुए, किसी के साथ बातचीत करते हुए, किसी के साथ प्रेम, किसी के साथ झगड़ा, मतलब इस तरह के सभी मानवीय भावनाओं के साथ सामाजिक ताने बाने आपको इन पेंटिंग्स में मिलेंगे। पशु और पक्षियों की भावनाओं को भी दिखलाया गया है इसमें पशु और पक्षी की भावनाओं को भी दिखलाया गया है कि वो क्या सोच रहे हैं,
मतलब तो इसमें सारे ही तरह के आपको सारे ही तरह के इसमें चित्र मिलेंगे, पर मुख्य रूप से जो सामान्य विषय है वो जातक कथाएं हैं। अभी जातक कथाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में दर्शाया गया है। जातक कथाएं जो कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, उनके उस जीवन को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे मतलब फूल पत्तियां सजावटी पैटर्न्स भी इसमें आपको मिलेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सजावटी पैटर्न्स भी इसमें मिलेंगे। भूरा मतलब ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, डीप रेड कलर, डार्क रेड कलर, गेरू का, इन सभी कलर्स का इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो अजंता की जो कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियां हैं, उसमें जो है बुद्ध का बोधिसत्व के रूप में पूर्व जीवन की जातक कथाओं का दृश्य है। ठीक है, इसमें एक मैंने जातक कथाओं का भी डाला था। चलो वो अब आपको बताती हूं उसमें। तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो देख रहे हो कि अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं। तो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के जो चित्र बने हुए हैं, जातक कथाओं का दृश्य है, गौतम बुद्ध का जीवन, ये मुख्य विषय हैं। और इसमें गुफा संख्या एक में त्रिभंग मुद्रा में बोधिसत्व के चित्रकारियां मिलती हैं। तो अब मैं अभी आप लोग को एक एक करके ये पेंटिंग दिखाती हूँ। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये भी वही का है। और ये देखो, ये मतलब आप छत पर देखोगे तो छत पर भी पेंटिंग्स बने हुए हैं, कोई भी ये दिखा नहीं है। तो ये देखो, ये जो है ये पद्म पाणि बुद्ध हैं, अवलोकितेश्वर। इनके हाथ में कमल है तो इनको पद्म पाणि भी कहते हैं। और इनकी एक तरफ वज्रपाणि है और एक तरफ इनके मंजूश्री है। तो वज्रपाणि इनके शक्ति के प्रतीक होते हैं, मंजूश्री जो है इनके करुणा के प्रतीक हैं, और ये बुद्ध खुद जो है एक ज्ञान के प्रतीक ये माने जाते हैं। तो ये बोधिसत्व माने जाते हैं ये लोग। तो गुफा संख्या एक में त्रिभंग क्यों कहा जाता है? ये त्रिभंग इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध देखो हल्के से इनकी बॉडी झुकी हुई है। तो जब शरीर एक तरफ ऐसे झुका रहता है, 3 झुकाव आ जाते हैं, कंधा और सिर, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। तो ये त्रिभंग मुद्रा में पद्म पाणि और लोकितेश्वर का ये पेंटिंग है। और इनके एक तरफ वज्रपाणि है, दूसरी तरफ मंजूश्री है। और ये इन्हीं को पद्म पाणि कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को पद्म यानी इनके हाथ में कमल। तो ये गुफा संख्या 1 में है। तो आप लोगों ने बचपन से जब भी अजंता की बात चलती है तो इसी पेंटिंग को दिखाया जाता है। कहीं पर भी अजंता डालोगे तो अजंता डालते ही सबसे पहले ये पेंटिंग दिखाया जाता है। तो ये बुद्ध है जिनको बुद्ध को मुकुट वगैरह पहना दिया गया है, क्योंकि आपको पता है ना कि महायान धर्म में बुद्ध को दैवीय रूप में बुद्ध को दिखाया गया। और बोधिसत्व बुद्ध के कई रूप बने जिनको बोधिसत्व भी कहा गया। ये जो है आपकी गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी की पेंटिंग है। सबसे ज्यादा इसकी तारीफ होती है। तो ये मरणासन राजकुमारी का अर्थ मैं आपको बताइए, जब बुद्ध गृह त्याग करके चले गए थे तो यशोधरा पर क्या बीती होगी, उस एक्सप्रेशन को, उस भावना को इस पेंटिंग में दिखाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मरणासन राजकुमारी। ये गुफा संख्या 16 में है। मरणासन राजकुमारी का जो पेंटिंग है, इनको देखो दासियां घेरी हुई हैं और इनके शरीर में ऐसा लग रहा है मूर्छित होकर गिर गई हैं, कोई इनके शरीर में हलचल नहीं है। तो इसको मरणासन राजकुमारी कहते हैं, गुफा संख्या 16। और ये गुफा संख्या 17 में बुद्ध जब भिक्षुक बन गए, गृह त्याग करके बुद्ध जब भिक्षुक बन गए, तो भिक्षुक बनने के बाद वो यशोधरा और राहुल के पास जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। यशोधरा और राहुल के पास ये भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब हमारे तरफ बहुत होता है ये पूर्वांचल के। अब देखो, ये मैं बहुत आप लोगों को काफी साल पहले की बात ये बता रही हूँ, बहुत मतलब बचपन का ये मेरा एक मेमोरी है कि लगभग 15-20 साल पहले की, कि मैं जाड़े के दिनों में जब हम लोग सोए रहते थे, या गर्मियों की सुबह में भी जब हम लोग सोए रहते थे,
तो योगी वो क्या करते थे, उस समय तो सब लोग सोए रहते थे, फिर भी वो पूरे गांव का फेरी लगाते थे और ऐसे सारंगी ले लेते थे और ऐसे यूं यूं बजाते थे। तो वो हम लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा हाँ, तो वो आकर गांव के बाहर कुछ दिनों तक वो रुकते थे, बसते थे। तो उसमें लेकिन वो जब भिक्षा मांगने के लिए आते थे तो वो दिन का समय होता था जब सब लोग सो जग चुके होते थे। तो एक घर से रोज भिक्षा नहीं लेते थे, अलग अलग घर से अलग अलग समय पर वो भिक्षा लेते थे, अलग अलग समय पर। तो उसमें बहुत सारे यंग होते थे एकदम, उन लोगों को देख के जैसे हमारी जो माँ लोग होती थी वो रो पड़ती थी कि ये इतना सुंदर लड़का घर छोड़ चुका है और योगी बन गया है। तो बुद्ध, जब मैं बुद्ध को पढ़ती हूँ तो मुझे वही अपनी मेमोरी याद आती है। जब भी मैं बुद्ध को पढ़ती हूँ तो उस समय ये लोग बातें किया करते थे। मुझे बहुत सारी बचपन की ऐसी बातें याद आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं 4th 5th में रही होंगी, 4th 5th 6th में, और उस समय की मुझे बातें पूरी तरह से याद आती हैं। कुछ ऐसा इम्पैक्ट है उस समय मेरे दिमाग पर। तो वो लोग ये कहते थे कि जब तक आपने गृह त्याग तो कर दिया, आप योगी तो बन गए, पर जब तक आप अपनी पत्नी से भिक्षा नहीं ले लेंगे, चाहे कितने साल बाद भी आपको अपनी पत्नी के पास जाना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी पत्नी से भिक्षा नहीं ले लेते, आपका जो वो है वैराग्य है वो कंप्लीट नहीं होगा, साबित नहीं होगा। शायद इसलिए बनाया गया था कि आपने वैराग्य तो ले लिया, लेकिन कहते हैं कि सबसे जो व्यक्ति को ज्यादा मोह अपने पत्नी और बच्चों से होता है। तो अगर वो अपने पत्नी और बच्चों को देखकर भी अगर अब वो नहीं डगमगाता है अपने राह से, तो इसका मतलब कि वो बैरागी हो गया है। तो बुद्ध भी देखो गए हैं, बुद्ध गृह त्याग के बाद, एनलाइटमेंट मिलने के बाद बुद्ध गए हैं। ये देखो राहुल बड़ा हो गया है, यशोधरा और राहुल के पास भिक्षा मांगने। तो यही चित्र जो है गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारी जातक कथाएं भी हैं, ठीक है, बहुत सारी जातक कथाएं भी है। जैसे शिबी जातक का दृश्य है, शिबी जातक का दृश्य है जिसमें कबूतर को बचाने के लिए राजा शिबी ने अपने ही मांस की पेशकश की। एक व्यक्ति ने कबूतर मार दिया, वो कबूतर राजा शिबी के गोद में आकर गिर गया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो चाहिए, क्योंकि मुझे आज मांस खाना है, मुझे तो चाहिए ही। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा मांस ले लो। तो वो राजा शिबी बुद्ध के एक रूप थे। इसी तरह इसमें मातृपोषक जातक का एक दृश्य है जहां पर एक हिरण एक व्यक्ति को बचाता है, वो मनुष्य की वाणी बोलता है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि किसी को मेरे बारे में बताना मत। फिर भी जब राजा को पता चलता है उस हिरण के बारे में, तो इनाम घोषित कर देता है। वो थैंकलेस व्यक्ति जाकर राजा को बता देता है उस हिरण का ठिकाना, और वो हिरण मारा जाता है। तो वो हिरण बुद्ध का ही एक अवतार था। तो ये इस तरह के इसको भरहूत के दीवारों पर भी दिखाया गया है। इस जातक कथा को भरहूत की दीवारों पर भी दिखाया गया है। ऐसे इशारा करते हुए व्यक्ति का चित्र बना है, भागते हुए हिरण का चित्र बना है, तीर राजा के सैनिकों को दिखाया गया है तीर मारते हुए। तो भरहूत की दीवारों पर उकेरा गया है इसको। तो बेसिकली जातक कथाएं हैं क्या? बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने बुद्ध बनने से पहले, बुद्ध जो है गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लेने से पहले बुद्ध ने बहुत सारे अवतार लिए थे, मानव और पशु और पक्षी दोनों ही रूपों में। कई जन्म लिए थे बुद्ध ने, कई जन्म बुद्ध ने लिए थे मानव पशु पक्षी के रूप में। उन सभी कहानियों को, ठीक है, उन सभी कहानियों के रूप में बुद्ध की कथाएं हैं ये जातक कथाएं। तो इसमें मतलब भविष्य, उनके पिछले जन्मों से संबंधित कथाएं हैं, भविष्य के बुद्ध से संबंधित कथाएं हैं। निर्वासित देवता हाथी के रूप में वो प्रकट हुए थे, मतलब किसी भी रूप में, जिस भी रूप में वो जन्म लिए, उन सभी रूपों की कहानी है। यानी बुद्ध कई जन्मों से गुजरने के बाद फिर बुद्ध बने थे। तो वही जातक कथाएं हैं, समझ गए ना? मतलब बुद्ध ने मनुष्य रूप में भी अवतार लिया, पशु रूप में भी अवतार लिया। वो हिरण बुद्ध ही थे, समझ लो। तो इसमें आप लोगों को नितिन सिंघानिया जी ने पूरा टाइटल दिया है जातक कथाओं का। आप लोग चाहो तो ये सभी कथाओं को आप YouTube पर सर्च करना, आपको कहानी मिल जाएगी।
तो शेर की खाल में गधा, इसको सिंह कमा जातक कहते हैं। मुर्गा और बिल्ली कुकुट जातक, मूर्ख डरपोक खरगोश दद्दफ जातक इसका नाम है। सियार और कौआ जम्बू खड्ड का जातक। ये सब कहानियां हैं। जब भी खाली टाइम रहे तो आप जरूर इन सब को देखो यूट्यूब पर। इधर उधर जो आप सिनेमा देखते रहते हो, उससे बढ़िया है ये। मतलब इधर उधर समय गुजारने से बढ़िया है कि आप इन जातक कथाओं को यूट्यूब पर देखो। लास्ट में आपको सबक मिलता है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग्स की। तो अजंता की पेंटिंग्स तो मैंने दिखा दी, पर एलोरा की पेंटिंग्स मैंने बहुत सर्च किया। एलोरा की पेंटिंग्स नहीं मुझे मिली कहीं पर भी गूगल पे। तो ये एलोरा की ये गुफा है, इसके भीतर आप जाते हैं तो वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो इनका निर्माण जो है 2 चरणों में किया गया था। यहाँ पर कैलाश मंदिर भी है, आर्किटेक्चर में मैं दिखा चुकी हूं। अजंता की गुफा सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित है अजंता की ये गुफा। तो इसका निर्माण 2 चरण में किया गया था। तो पहले चरण के चित्रों में जो है मतलब खुदाई के दौरान किया गया था, चित्रण जो है गुफाओं की खुदाई के दौरान किया गया था, और दूसरे चरण का लंबे समय तक चला। जब गुफाएं बन रही थी जब गुफाओं को बनाया जा रहा था, पत्थर के भीतर खोदा जा रहा था, तब कुछ पेंटिंग्स बनी, और बाद वाली जो है दूसरे चरण वाली काफी दिनों तक चलती रही। तो इसमें जो है जो मुख्य चित्र है, बादल से होकर, जैसे आपको जानते हैं ना कि विष्णु का सवारी गरुड़ है, विष्णु का सवारी गरुड़ है, और वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जब जाते हैं बादलों में, कई बार उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उनके साथ बैठी रहती हैं। तो वो एक पेंटिंग है। गुजराती शैली में एक चित्र बना हुआ है दूसरे चरण वाला, उसमें शैव साधुओं के जुलूस को दिखाया गया है। इसी तरह से जो है मतलब यहाँ पर क्या है कि अजंता गुफा चित्रों की तुलना में एलोरा की गुफा के जो चित्र है वो नए हैं, और जाहिर है होंगे भी, क्योंकि एलोरा गुफाओं के चित्र बाद में बने। एलोरा केव्स भी नया है, एलोरा केव ही नया है अजंता से अगर तुलना करते हैं, क्योंकि अजंता आपका 200 बीसी से लेकर 200 बीसी से लेकर और 500 एडी तक उसमें बने हैं। तो 200 बीसी से उसमें बनने लग गया था। एलोरा को हम लोग बात है तो पल्लवों के समय का कुछ है, राष्ट्रकूटों के समय, पल्लव नहीं चालुक्य, तो कुछ चालुक्य शासकों ने और राष्ट्रकूट शासकों ने, तो मुख्य रूप से राष्ट्रकूट शासकों के समय में बना। तो ये आपने देखा है कि जैसे राष्ट्रकूट आकर जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में आते हैं, तो फिर ये बाद का है, ये एक तरह से बाद का है। तो इसमें तीनों धर्मों का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जो है जो कुछ प्रमुख एलोरा की गुफाओं के अगर चित्र की बात करें तो देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की छवियां हैं, भगवान शिव का है, शिव का भी बना हुआ है, अप्सराएं बनी हुई हैं, सुंदर अप्सराएं बनी हुई हैं। और रावण वाला मैंने आपको बताया था ना, वो मूर्ति है जो रावण कैलाश पर्वत को मथ रहा है और हिल रहा है कैलाश पर्वत, रावण की खाई, ये भी एलोरा में, पर वो मूर्ति कला में आता है क्योंकि उसको उकेरा गया है, उसको पत्थर से इसमें उकेरा गया है। तो अजंता और एलोरा में आप तो ये तो कभी भूलोगे ही नहीं कि अजंता एलोरा है कहां। ये तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अजंता और एलोरा कहां पर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। लेकिन आप बाकी सारे जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनको आप भूल जाते हो कि ये कहां पर है। सबसे ज्यादा तो इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि यहां पर स्थित है, तो ये आप लोग याद रखना। तो ये बाघ की गुफाएं हैं और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बाघ नदी के किनारे। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये अपनी खास रचना और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। तो ये काफी कुछ अजंता से मिलता जुलता है। ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये अजंता से मिलती जुलती हैं और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझ लो। ये गुफाएं जो है, इन गुफाओं के जो चित्र हैं वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये सांसारिक और मानवीय चित्र इसमें ज्यादा है। सांसारिक और मानवीय चित्र समझ रहे हो आप? सांसारिक और मानवीय चित्र का मतलब कि सांसारिक
जैसे गतिविधियों को ज्यादा दिखाया गया है, मानवीय भावनाओं को ज्यादा दिखाया गया है। ईश्वर, जैसे एलोरा में आपने देखा कि विष्णु का, शिव का, इन लोगों का चित्र ज्यादा है, तो ये लोग पारलौकिक हो गए, ये मानवीय नहीं कहे जाएंगे, ये दैवीय कहे जाएंगे। पर अजंता में दोनों तरह के मिलते हैं, बुद्ध और बाकी जीवन से संबंधित भी, और बाकी गुफाओं में ज्यादा सांसारिक और मानवीय चित्र हैं। तो ये रंग महल के रूप में अजंता की बात, बहुत जातक कथाओं का मतलब बहुत सारे सुंदर चित्र मिलते हैं, इसको रंग महल कहते हैं इसमें। और मतलब ये थोड़े से इसमें जो है, वैसे तो कहते हैं कि बाघ की गुफाओं में भी बौद्ध धर्म से संबंधित ये चित्र मिला है, पर नितिन सिंघानिया जी लिखते हैं कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष है चित्र हैं बाघ की गुफाओं में। पर बाकी गुफाओं में याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं, तो आपके जो है बौद्ध धर्म, अजंता से काफी कुछ मिलता जुलता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैसे सांसारिक और मानवीय चित्र ज्यादा है, तो हम इसको धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं। अरमामलई, आपको ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा अरमामलई की गुफा, और आपको ऑप्शन रहेगा कि गुजरात, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो अरमामलई की गुफाएं कहां पर है? तमिलनाडु में है। और ये गुफाएं काट कर नहीं बनाई गई हैं, ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, ये प्राकृतिक गुफाएं हैं। और 8वीं सदी में इसे जैन मंदिर के रूप में इसको बदल दिया गया। तो ये जैन संतों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम आती थी। ये कच्ची मिट्टी की, भीतर जो है कच्ची मिट्टी की संरचनाएं हैं, इसके जब आप भीतर जाएंगे तो कच्ची मिट्टी की संरचनाएं हैं जो आराम करने के लिए बनना है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि अरमामलई की गुफाएं तमिलनाडु में है, और ये जैन धर्म से प्राकृतिक गुफा है, ये नेचुरल केव है, काट कर नहीं बनाए गए अपने आप जैसे गुफाएं जो पहाड़ियों में बन जाती हैं, और ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन संतों के विश्राम स्थल के रूप में ये बना था। सीतानवासल, इसको इंग्लिश में जैसे इसका CHI है, तो कई बार वो इसको चितानवासल भी लोग पढ़ते हैं, चितानवासल। वैसे चितानवासल गुफा है, और इसको आखिर कोइल के नाम से भी हम जानते हैं। चितानवासल गुफा को हम आखिर कोइल के नाम से जानते हैं। इसमें भी अगेन आपसे यही पूछा जाएगा, इसमें भी फिर आपसे यही पूछा जाएगा। देखिए ये वही का ये पेंटिंग है, यहाँ पर ये 3 संत बैठे हुए, ये एक्चुअली ये जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसकी छत पर भी देखिए इस तरह से पेंटिंग बनी है, जैसे कि आजकल हम लोग वो कराते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, छत पर जो डिजाइन बनता है फॉल सीलिंग, उस तरह का उकेर कर और इस पर पेंटिंग भी बनाई गई है। तो ये कहां पर है? चितानवासल गुफा कहां पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है। इसमें ये संवासरन के लिए फेमस है। तो अभी हम लोग संवासरन पर बात करेंगे। संवासरन का मतलब होता है उपदेश हाल। जैन संतों को जब वो मिल जाती थी एनलाइटमेंट, तो उसके बाद एक सभा बुलाई जाती थी, ये उसके लिए संवासरन शब्द याद रखिएगा। तो संवासरन पर आधारित है ये, और ये ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक तमिलनाडु में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई, और छतों और स्तंभों पर भी इसके चित्र हमें मिलते हैं। तो इसमें राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव शासक राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और पांड्य शासकों ने 7वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार कराया था। और इसमें मतलब वही खनिज कलर, उसी तरह से बिल्कुल फ्रेस्को का इस्तेमाल किया गया है। गीले चूने के प्लास्टर की सतह पर रंग डालकर पेंटिंग बनाई गई है। मतलब उस समय गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनती थी, इस समय समझ लो कि गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनती थी वो उसका लगभग सबका तरीका लगभग एक ही होता था। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनाया गया है जैसे अजंता में बनाए गए। फ्रेस्को विधि अपनाई गई है, जिसको टेम्पोरा भी कहते हैं कई बार। तो हरा, पीला, नारंगी, नीला, काला, सफेद, ये सब सामान्य रंगों का इस्तेमाल बना हुआ है। और यहाँ पर इसका जो केंद्रीय तत्व है, इस गुफा का जो केंद्रीय तत्व है वो ये है कि यहाँ पर कमल से भरा हुआ एक तालाब है। इसमें बत्तख, हंस, मछलियां, जानवर, इन सबको दर्शाया गया है। मतलब इसमें तालाब है नहीं, पेंटिंग, एक ऐसी पेंटिंग बनी है
कि एक तालाब बना है जिसमें कमल भरे हुए, कमल भी है, और कमल के साथ उसमें बत्तख, हंस, मछलियां, ये सब उसमें तैर रहे हैं। सोचो, आप इमेजिन करो कि वो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। तो वो जो तालाब है, मतलब ये जो तालाब है, इसी में वो जैन संत जिसको एनलाइटमेंट मिल जाता था, वो बैठता था इसी के केंद्र में, और वो अपना जो है उपदेश देता था। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस दृश्य को कहते हैं सम व शरण, सबको शरण। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। तो संवात्सरण, इसको कहीं कहीं आप संवात्सरण भी पढ़ेंगे, इसमें समवशरण ये शुद्ध लिखा हुआ है, ऐसे कहीं कहीं इसको बोलचाल की भाषा में समवासरण कह देते हैं। तो ये एक सुंदर सभा कक्ष होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जैन संत आते थे, वो यहां पर बैठते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, और फिर वो उपदेश देते थे। उस घटना को समवासरण कहा जाता था। उनके लिए एक तरह से वो तालाब सजाया गया है कि वो आएंगे, स्नान करेंगे और फिर वो उपदेश देंगे। बिल्कुल ये फैक्चुअल ही है। ये इसलिए फैक्चुअल कि आपको इन गुफाओं के बारे में सब जानकारी लेनी है। हमें इन गुफाओं पर बहुत विश्लेषण नहीं करना है, हमें इन गुफाओं में क्या क्या मिला है इसकी बस हमको जानकारी ही लेनी है। ठीक है, हमको इस पर जानकारी ही लेनी है। और लास्ट में जो है 10 क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि कितने कितने फैक्ट्स आपने याद किए। तो आपको बेसिकली क्या यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये गुफाएं कहां पर हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, और इसमें मुख्य इनकी विशेषता क्या है। 3 चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जैसे समवासरण अगर आपका किस गुफा में है, तो सीतानवासल है ना। किस गुफा में है ये, तो फिर ये सीतानवासल में है। तो ये जो है, ये आप लोगों को अगर आप ये कह सकते हैं, पेंटिंग को जूम करने के लिए कह रहे हैं आप। हाँ, पेंटिंग को जूम कर देती हूं, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 जो है, ये 3 संतों को दिखाया गया, 3 तीर्थंकरों को दिखाया गया है इसमें। ये तो मतलब वहां पर उकेरा गया है इन दीवारों पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रावण छाया। आपको अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि रावण छाया शैलाश्रय कहां पर है, रावण छाया जो है, रावण छाया गुफाएं, शैलाश्रय कहां पर हैं, तो देखो ये आपके लिए यही एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ओडिशा में है। ये कहां पर है, ये ओडिशा में है, ओडिशा के क्योंझर जिले में, ओडिशा के क्योंझर जिले में है ये। ठीक है, और ये भी फ्रेस्को चित्र बना हुआ है, आधी खुली छतरी के आकार में, ये बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि ये शाही आखेट भवन होगा। जैसे कोई पहले के राजा क्या करते थे, अपना मनोरंजन कैसे करते थे, अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, तो पहले के राजा अपना मनोरंजन आखेट हंटिंग करके करते थे। तो ये ऐसा माना जाता है कि चोलों के समय होगा, 11वीं सदी में जो है संबंधित चोल काल के समय ये शासक आते होंगे और यहाँ पर वो लोग रुकते होंगे। तो इसको आप लोग रावण छाया शैलाश्रय कहाँ पर है, तो ये ओडिशा के क्योंझर जिले में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका लेपाक्षी चित्रकला, लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये समझ लो कि ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ये विजयनगर काल के दौरान बना है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है ये, और ये विजयनगर के काल में बना है, विजयनगर शासकों के समय में। और लेपाक्षी चित्रकला जो है धार्मिक विषय जिसमें मतलब रामायण, महाभारत, विष्णु के 10 अवतार, इन सब पर आधारित इसमें पेंटिंग्स बने हैं। और इन पेंटिंग्स का आप ध्यान देना कि आपको लगभग एक जैसा कलर मिलेगा। देख रहे हो, हल्का व्हाइट बेस्ड पर्पलिश आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन पेंटिंग्स में ब्लू कलर का एकदम इस्तेमाल नहीं किया गया है, ब्लू कलर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है इसमें लेपाक्षी पेंटिंग में। तो इसमें जो है
मतलब इसमें जो प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरी जैसे प्राइमरी कलर्स आप पढ़ते हो साइंस में, तो प्राइमरी कलर्स में आप लोगों का रेड ब्लू येलो आपका प्राइमरी कलर्स हो जाता है। तो इसमें आप लोगों का नीला रंग, ब्लू रंग है ही नहीं, इसमें ब्लू रंग है ही नहीं। तो हालांकि अगर इसमें माना जाता है कि जो पेंटिंग अजंता में मिली है, जो एलोरा में मिली है, उनसे कंपेरेटिवली इन पेंटिंग की क्वालिटी थोड़ी सी वीक मानी जाती है, थोड़ी सी वीक। लेकिन इसमें इन पेंटिंग्स की भी अपनी जो है विशेषताएं हैं। बिना ब्लू कलर का इस्तेमाल किए हुए ये पेंटिंग बना दी गई हैं, कम बात नहीं है। जोगीमारा, ये जोगी मारा ये आप लोगों का ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ये देखो ऐसी केव है, आप घुसोगे तो ऐसे जाओगे, इसमें नेचुरल है ये सरगुजा जिले में स्थित है, ये सरगुजा जिले में ये जोगीमारा की गुफाएं। और यहां से ये पुरानी एक तरह से शैल चित्रकला की बात करते हैं तो ये उसमें भी आता है। ये बहुत ही एक पुराना उदाहरण है, आप समझ लो। और इसमें जो है ब्राह्मी लिपि में कुछ चित्रकारियां की गई हैं, कुछ शिलालेख पाए गए हैं, उस पर कुछ लव स्टोरीज लिखी गई हैं। तो मतलब ये इसके लिए फेमस है। या इसमें कुछ प्रेम कहानियां मिलती हैं उस समय के, अर्ली ह्यूमंस के टाइम की भी कुछ उस टाइम के भी हम लोग। जोगीमारा की गुफाएं जो है ये उस समय कुछ ये मध्य पाषाण कालीन भी कुछ साक्ष्य देते हैं। लेकिन ये जो बाद में जब लिपि का विकास हो गया था, तो यहाँ पर कुछ हमें अभिलेख मिले हैं, पत्थर पर लिखी हुई प्रेम कहानियां मिली हैं यहाँ पर। तो ये जोगीमारा की गुफाएं इसीलिए फेमस है। तो यहाँ पर एक गुफा है रंगभूमि एक गुफा, रंगभूमि एक जगह है यहाँ पर। तो रंगभूमि में क्या है, यहाँ तो बुद्ध की पेंटिंग लगी हुई है। रंगभूमि में एक डांसर है, एक नृत्यांगना है जो कि बैठी हुई है और उसके चारों तरफ दूसरी नृत्यांगनाएं और जो वादक हैं उसको घेर कर बैठे हुए हैं। तो रंगभूमि से उसका नाम दिया गया है। तो इसमें जो पेंटिंग्स मिले हैं, इसमें मतलब डांसिंग कपल्स मिले हैं, नृत्यरत युगल, हाथी और मछली के जानवरों के चित्र है। सीताबैंगा रंगमंच उसी को कहा जाता है जो अभी मैंने कहानी आपको बताई। बादामी, ये कर्नाटक में है। तो बादामी तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कहां पर है। बादामी आपको हमेशा याद रहेगा। रावण छाया, सीतानवासल, लेपाक्षी, ये सब आप भूल सकते हैं कहां पर है, पर बादामी हमेशा याद रहेगा क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी ये बादामी, है ना, बातापी या बादामी। तो ये गुफाएं हैं, ये जो देख रहे हो नेचुरल गुफाएं हैं, ये अपनी मूर्तियों के लिए वैसे तो प्रसिद्ध हैं। ये बादामी की गुफाएं विशेष रूप से अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गुड। तो ये अपनी मूर्तियों, लेकिन यहाँ पर कुछ भित्ति चित्र भी हमें मिलते हैं, यानी यहाँ पर हमें कुछ मुराल पेंटिंग भी मिलता है। और यहाँ पर मतलब एक तरह से वो भव्यता और आकर्षण हमें अजंता वाली इसमें नहीं मिलती है, पर फिर भी हमें उससे ये पता चलता है कि उस युग के लोगों की कलात्मक क्षमताएं क्या थी, अभिव्यक्ति क्या थी, ये सब हमें बादामी केव से हमें मिलता है। तो बादामी की गुफाओं में जो है ये आप लोगों का ये जैसे देखो, इसको हम लोग भित्ति चित्र के रूप में भी ले लेंगे क्योंकि और मूर्ति कला के रूप में भी इसको ले लेंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि केव के भीतर काट कर पहले मूर्तियों को उकेरा गया है। देखो ये विष्णु है जो शेषनाग पर बैठे हुए हैं, और इधर मतलब बाकी सारी इधर अप्सराएं बनी हुई हैं। इधर जो है मतलब विष्णु के ही अलग अलग अवतारों को बनाया गया है। तो ये जैसे ये वराह अवतार है, ये जो है चतुर्भुज जो विष्णु होते हैं उनका है। तो ये मतलब पहले तो ये मूर्ति कला के भीतर भी आता है, याद रखिएगा। इसको पहले उकेरा गया है दीवार में ही, और फिर इस पर पेंटिंग की गई है, उसके बाद इस पर पेंटिंग की गई है।
तो बादामी गुफा, बादामी गुफा देख पा रहे हो ना कितना ब्यूटीफुल है, ये इसके लिए ही ये जाना जाता है। मुझे ये सब मैं देखती हूं तो मैं बिल्कुल थ्रिल्ड हो जाती हूं कि कलाकारों के हाथ में जादू था, एकदम जादू था कलाकारों के हाथ में, कि चट्टानों को उकेर कर वो लोग इतना खूबसूरत मूर्तिकारी कर लेते थे। आप देख पा रहे हैं ना, तो ये बादामी गुफा का चित्र है ये। तो इसमें मानव आकृतियां जो बनी है, ये तो देवता थे, मानव आकृतियां जो बनी है उसमें भी कृपा और दया का भाव है। तो उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये बाघ के चित्रकला से मेल खाते हैं। इसमें जैन संतों का भी मिला है, जैन संतों द्वारा जो सांसारिक जीवन का त्याग किया जाता है। शिव और पार्वती का भी पौराणिक चित्र हमें मिला है इसमें। तो और चतुर्भुज ब्रह्मा को भी इसमें हंस पर बैठा हुआ दिखाया गया है, चतुर्भुज ब्रह्मा को भी हंस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे जैन धर्म और शैव और वैष्णव, इन सभी धर्मों के ही इसमें चित्र हमें बादामी की गुफाओं में मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोगों ने अजंता की बात की, एलोरा, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, अरमामलई की गुफाएं, सितनवासल, लेपाक्षी, रावण शाया और जोगीमारा, बादामी की गुफाएं। इतनी सारी हम लोग केव्स की हम लोगों ने बात की जहां जहां हम लोगों को पेंटिंग्स मिली हैं। तो अब इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि मैंने आपको कब बोला था कोई गुफा कहां पर है, उसमें पेंटिंग्स जो मिली हैं किस धर्म से संबंधित हैं, और उसमें खास पेंटिंग क्या है या उसकी खासियत क्या है, आपको यही मुख्य रूप से याद करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओ, तो ये तो उसी समय वाला जो है, फिर से इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। चलो मैं किनारे ही रहूंगी, अभी जैसे ही क्वेश्चन आएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। हाँ जी, तो ये चित्रकला बनी ठानी, अभी इसको नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं आप, नेक्स्ट में आप इसी को पढ़ने वाले हैं कि प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठानी की शैली का है, किस शैली का। ये आपका PYQ है, ये आपका क्या है, ये PYQ है आपका। तो बनी ठानी तो किशनगढ़, मैं आप लोगों को कहानी बता रही थी आप लोगों को, राजा सावंत और उनकी दासी बनी ठानी, निहाल चंद उनका दरबारी चित्रकार था। एक दिन आप ही लोगों ने मुझे बताया था, मैंने मैपिंग वाली जो आप लोगों को क्लास कराई थी ये उसमें। तो इसमें राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। इसके अभी आप लोग जो है अभी इसको पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग लघु चित्रकला पढ़ेंगे, लघु मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे हम लोग, तो उस समय हम लोग मुगल भी पढ़ेंगे, मुगल दरबार में जो चल रहा था और साथ में जो राजपूत दरबारों में चल रहा था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र कहां के सबसे प्रसिद्ध और बहुचर्चित चित्रों में से एक है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र कहां के सबसे प्रसिद्ध और बहुचर्चित चित्रों में से एक है। बिल्कुल ले सकती हैं, आपको यूपीपीसीएस में भी काम आएगा। तो हो सकता है आपको पता भी हो और ये भी हो सकता है कि आपने आंसर देख लिया हो, हालांकि आंसर देखने के कम चांसेज हैं। तो बोधिसत्व पद्म पाणि, अजंता, तो अजंता का जो मैं पेंटिंग दिखा रही थी आपको, जिसमें मैंने बताया कि ये अजंता, जब भी अजंता के बारे में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले वही पेंटिंग दिखाई जाती है।
बोधिसत्व पदम पाणि, यानी उनको अवलोकितेश्वर भी हम कहते हैं, अवलोकितेश्वर बुद्ध। तो वो अजंता की गुफाओं का सबसे बहुचर्चित पेंटिंग है ये। इनकी बेवकूफी देखो, कंटेंट टीम की, आंसर पहले आ रहा है और क्वेश्चन बाद में। हद होती है किसी भी चीज की। ऑप्शन पहले आ रहा है और आंसर बाद में। अब क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करें। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी और सांची, इनमें से कौन सी जगह भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है? भित्ति चित्र के लिए। आंसर्स दिख रहे हैं? अभी भी दिख रहा है आप लोगों को आंसर? क्या बात है, मतलब चीटिंग करने में आप लोग माहिर हैं। चीटिंग करने में माहिर हैं आप लोग। तो बिल्कुल जो लोग बी कह रहे हैं वो लोग सही हैं। आपने देखा अजंता की गुफाओं में है, लेपाक्षी में है, और सांची में हम लोगों को, सांची में चित्र नहीं, सांची पे उकेरा गया है, इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन लोगों का मैं पहले से ही चेक कर लिया करूंगी, अब इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें कौन सा जो है भारतीय चित्रकला के षडंग के अंतर्गत आता है? हम लोगों ने पहले क्लास में षडंग की बात की थी। हम लोगों ने पहले क्लास में, नहीं गलत हैं आप। ये किसको दिख रहा है इतना मिटाने के बाद भी? भाई मिटाने के बाद भी दिख रहा है। गुड इवनिंग मनदीप। तो रूप भेदम और लावण्य योजनम, और ये जो है ये प्रकार हैं, ये पेंटिंग के प्रकार थे, दिघल पीटक पेंटिंग का प्रकार है ना। और महान है, महान ये लोग जो है। अब मैं कितना भी कर रही हूं आप लोगों को दिख ही रहा है, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, अजंता गुफा चित्रकला के बारे में आप विचार करें। चित्रकला बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर आधारित है, और रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना वहां की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें कुछ लोग बड़े स्मार्ट हैं। तो देखो दोनों ही गलत है। अजंता में जो है सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म पर आधारित चित्रकला मिलता है, हमें पेंटिंग्स मिलती हैं। और रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना एलोरा का एक प्रसिद्ध वो है, चित्रकला है। ठीक है, और चित्रकला भी क्या मतलब, वो बिल्कुल मूर्ति बनाई गई है, उकेरी गई है उसको, तो चित्रकला भी उसको नहीं कहेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, लेपाक्षी, अरमामलई, बाघ और किशनगढ़, इनमें से कौन से भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? लेपाक्षी, अरमामलई, बाघ और किशनगढ़।
इसमें नहीं आया थैंकफुली। तो जो लोग भी सी कह रहे हैं वो लोग सही हैं। इसमें से कौन सा भित्ति चित्र के लिए, किशनगढ़ प्रसिद्ध है, लेकिन किशनगढ़ जो है लघु चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो लेपाक्षी, अरमामलई और बाघ, लेपाक्षी, अरमामलई और बाघ ये जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व पदम पाणि का चित्र, अच्छा ये तो रिपीटेड है, ये तो हो चुका है ना, ये हम लोग कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी था आपका, तो ये अजंता का चित्र है जो आप लोग कर चुके हैं। तो आप लोग ये बताइए कि मैंने इसका जो पहला लेक्चर है उसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया है मैंने। जो लोग रेगुलर हैं वो लोग ये बताएं कि जो पहला जो लेक्चर है उसका मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। जिसमें हम लोगों ने शैल चित्रकला की बात की थी, रॉक पेंटिंग की बात जिसमें हम लोगों ने की थी, अर्ली एज में जो हुए थे। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो, ज्यादा लोग नो कह रहे हैं, नो जी, अच्छा ठीक है। तो मैं ये और वो दोनों पेंटिंग और जो लोग आरंभ से जुड़े हुए हैं, आरंभ वाला मैंने शेयर कर दिया है। तो 7 बजे, आज ठीक 7 बजे एक सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारे अनअकैडमी के ही स्टूडेंट हैं सचिन सांगवान, वो उन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया। खैर अभी नंबर नहीं आया है, पर मेंस क्वालिफाई हो गया है उनका और वो कॉन्फिडेंट हैं काफ़ी। तो उनके हम लोग अनुभवों को जानेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। और आपको पता है वो वर्किंग थे, वो लोग वर्किंग थे, वो एसबीआई में वो पीओ थे। फिर एसबीआई में रहते हुए उन्होंने आरबीआई निकाल लिया था। तो जब वो मेंस दे रहे थे, मेंस देने के कुछ ही दिन पहले उनका आरबीआई में इंटरव्यू हुआ था और मेंस देने के बाद उनका आरबीआई में कॉल आ गया था। फिर आरबीआई ज्वाइन कर लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। तो काम करते करते उन्होंने पढ़ाई की। हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में सुबह 10 बजे से लेती थी। बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि मैम सवेरे या तो 9 बजे के पहले ले लो या रात को आप 7 बजे से लो। पर वो फिर उन्होंने एडजस्ट किया था और रिकॉर्डेड क्लासेस में ली थी उन्होंने। और मैंने उनको काफ़ी, जैसे बीच में जहां पर भी उनको प्रॉब्लम रहता था, मैं अपनी तरफ से हर तरफ से उनको कोऑपरेट करने की कोशिश करती थी। तो 7 बजे आप लोग देखिएगा, 7 PM पर है। आप लोगों को वहां पर मैं अभी लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, उस सेशन को लीजिए, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस में ड्यूटी करने के बाद भी लोग पढ़ाई करके और आईएएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई होगी, इसी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो 7 बजे हम लोग मिलेंगे। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। मन लगाकर बस पढ़ते रहिए, एकदम जागरूक होकर, सारे आलस्य को त्याग कर और इधर उधर बिना समय गंवाए, बिना समय बर्बाद किए सिर्फ पढ़ते रहिए। समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, वापस नहीं मिलता। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।